हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा गेस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। और वर्मा गेस पेपर में हम लोग इस वीडियो में एसक्यूएल के क्वेश्चंस को देखेंगे कि आपके वर्मा गेस पेपर में एसक्यूएल में क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे इसमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे उस पर विशेष ध्यान देंगे, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे उन्हें हम लोग स्किप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एसक्यूएल जिसका कि फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये तो एमसीक्यू में कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। दिया हुआ है, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज? एसक्यूएल क्या है? व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज डेटाबेस लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस लैंग्वेज है यूज्ड इन क्वेरीइंग, जिसका इस्तेमाल क्वेरी करने के लिए यानी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, मैनेजिंग एंड अपडेटिंग द रिलेशनल डेटाबेस। आपने रिलेशनल डेटाबेस जाना था डीबीएमएस के अंतर्गत कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता था। आप मालूम होगा कि रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग टेबल बनाते थे और टेबल में चीजों को डेटा को स्टोर करके रखते थे। तो एसक्यूएल एक आपका क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस में से डेटा को क्वेरी करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is a non-procedural computer language aimed to store, manipulate and query data stored in relational database. सेम लाइन है, ठीक है। बस केवल लाइन क्या जोड़ दिया कि इट इज अ नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज, बस ये एक लाइन जोड़ दिया गया है। बाकी नीचे तो वही सब चीज है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को क्वेरी करना। कहाँ से? जो कि आपका रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है उससे। आगे ये जो लिखा हुआ है, इट इज यूज टू क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस, ये भी आप जो है इसको ले सकते हैं कि ये जो एसक्यूएल है ना, ये डेटाबेस और यूजर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तब भी यहाँ पर जो है यहाँ पर रीड कर दे रहा हूँ। इट इज पोर्टेबल, हाई स्पीड, इट इज यूज्ड फॉर रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस में ही इस्तेमाल होता है। इट एक्ट एज बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटरैक्टिव लैंग्वेज, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी जो है काम करता है और इंटरैक्टिव लैंग्वेज की तरह भी काम करता है। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिफिकल्टी इन इंटरफेसिंग, ठीक है। मोर फीचर्स इम्प्लीमेंटेड इन प्रोडक्ट, ये आपके लिए डिसएडवांटेज आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसको आप स्किप कीजिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एसक्यूएल स्टेटमेंट? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन के लिए पढ़ दे रहा हूं बस। एसक्यूएल कमांड्स और स्टेटमेंट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स क्लाउज एंड ऑल एंड विथ सेमीकोलन। एसक्यूएल जो कमांड होता है या एसक्यूएल जो स्टेटमेंट होता है, एक खास तरह का सेंटेंस होता है जिसके अंदर क्लाउज होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्लाउज होते हैं। और ये जो स्टेटमेंट होता है वो किसके साथ इंड होता है? लास्ट में सेमीकोलन लगा करके आपका स्टेटमेंट इंड होता है। जैसे कि जस्ट एज द सेंटेंस इंडेड विथ अ पीरियड, जिस तरीके से कोई सेंटेंस खत्म होता है तो आप पीरियड यानी कि फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी प्रकार से एसक्यूएल का जो कमांड होता है या एसक्यूएल का जो स्टेटमेंट होता है उसके अंत में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। आगे बताया गया है, एसक्यूएल स्टेटमेंट आर, दो तरह का एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो व्हाट इज एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट भले नहीं है, लेकिन ये जो दो प्रकार बताया गया है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केवल ये दो प्रकार, ये तीसरा प्रकार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो प्रकार। तो इन दोनों को तो जरूर देखिएगा। पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स रिलेटेड विथ क्रिएटिंग एंड अल्टरिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट करने, और अल्टरिंग का मतलब होता है मॉडिफाई करना। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर को क्रिएट करने, मॉडिफाई करने के लिए इसमें स्टेटमेंट होते हैं, किसमें? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में।
तो इसमें शामिल होते हैं वे सारे स्टेटमेंट जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डेटाबेस का स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। आगे बताया गया है सम डीडीएल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज, कौन कौन से जो है डीडीएल स्टेटमेंट हैं या कौन कौन से डीडीएल कमांड हैं। तो क्रिएट कमांड जो है ना, क्रिएट टेबल यहाँ पर बेसिकली होगा, टेबल छूट गया है, क्रिएट टेबल कमांड, अल्टर टेबल है ना, ड्रॉप, रीनेम, ये सभी क्या है, ये सभी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। सेकंड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, शॉर्ट में इसको डीएमएल बोलते हैं। इट कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स related with manipulation of data such as retrieving, inserting, updating and deleting the data of database। इस लाइन का मतलब ये है इट कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट, यानी इसमें वो सारे स्टेटमेंट, वो सारे कमांड शामिल होते हैं इस डीएमएल में जिनका संबंध डेटा के मैनिपुलेशन से होता है। ठीक है, तो इसमें वो सारे कमांड होते हैं जिसके द्वारा आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब सवाल है कि डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आपने टेबल में डेटा स्टोर कर दिया है तो उस टेबल में से डेटा को निकालने को हम लोग रिट्रीविंग कहते हैं, तो ये भी डेटा मैनिपुलेशन है। आपने कोई टेबल बनाया है, उसमें आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, तो ये भी डेटा मैनिपुलेशन कहलाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपके टेबल में आपने कुछ डेटा स्टोर किया है और उसमें आप किसी प्रकार का अपडेट कर रहे हैं, किसी प्रकार का चेंज कर रहे हैं डेटा के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी डेटा मैनिपुलेशन कहलाएगा। फिर डिलीटिंग द डेटा, या अगर आपका जो टेबल है उसमें आप कोई डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो ये भी डेटा मैनिपुलेशन कहलाएगा। तो डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है रिट्रीविंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड, है ना, डिलीटिंग डेटा। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ डीएमएल का कमांड्स आपका यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड, ये सभी क्या है, ये सभी आपके डीएमएल स्टेटमेंट है। एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझा देते हैं। इसमें वो स्टेटमेंट होंगे, है ना, इस डीसीएल में वो सारे स्टेटमेंट, वो सारे कमांड होंगे जिसका संबंध किससे होता है, डेटाबेस को एक्सेस करने से रिलेटेड जो कंट्रोल होगा, है ना, कि डेटा को, डेटाबेस को कोई यूज करना चाहता है तो उस पर कोई कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे तो थोड़ी होगा कोई भी आके इसको यूज कर ले। ठीक है, तो डेटाबेस को एक्सेस करने को लेकर के जो कंट्रोल करना होता है वो इन्हीं कमांड्स के माध्यम से होता है। तो डीसीएल कमांड्स कौन कौन से हैं, तो ग्रांट है, रिवॉक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहले बता दे रहा हूँ, थर्ड वाले पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल, आप इसको बिल्कुल मत देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 वही वाला है, ठीक है, जिसको दोबारा रिपीट हो रहा है कि व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज डीडीएल, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज डीएमएल। तो आपको ऊपर बता दिया गया है, इसलिए ये जो है आपका बार बार बताया जा रहा है कि एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए वही बात लिखा हुआ है, द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज प्रोवाइड्स स्टेटमेंट फॉर द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ टेबल्स एंड इंडिसेस। वहां पर लिख रहा था, ऊपर में क्या लिख रहा था, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। यहाँ पर क्या लिख रहा है, टेबल को क्रिएट और इंडिसेस को क्रिएट और डिलीट करने के लिए। बात वही है ना। डेटाबेस को क्रिएट करने का मतलब ही होता है कि टेबल और इंडिसेस इनको डिलीट करना। इंडिसेस हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, आपको टेबल ही पढ़ना है। आगे डेटा मैनिपुलेशन के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पर, कि the data manipulation language provides statement to enter, update, delete data and perform complex queries। डीएमएल जो लैंग्वेज होता है ये प्रोवाइड करता है हम लोगों को कुछ ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कमांड जिसके माध्यम से आप टेबल में कोई डेटा इंटर कर सकते हैं, टेबल में कोई डेटा है तो उसको अपडेट कर सकते हैं, टेबल में कोई डेटा मौजूद है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का जो क्वेरीज होता है वो कर सकते हैं। अब देखिए उसी क्वेश्चन को बार बार जो है ना रिपीट किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर कह रहा है आपसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या अंतर है ना, डिफरेंशिएट करना है। तो काफी हद तक आंसर पिछले वाले से ही मिलेगा। द एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमा, डिलीटिंग रिलेशंस, क्रिएटिंग इंडेक्सेस एंड मॉडिफाइंग रिलेशंस स्कीमा। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है ना, कि ऊपर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसी डेफिनेशन को चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका भी आंसर के रूप में।
ठीक है। डेटा डेफिनेशन में क्या होता है? डेटा डेफिनेशन में डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो लिखिएगा। डेटा मैनिपुलेशन में क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन में ये होता है कि जब डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो उसके बाद, है ना, स्ट्रक्चर तैयार होने का मतलब क्या हो गया? टेबल तैयार होना। ठीक है। तो टेबल तैयार होने का जो काम होता है वो डेटा डेफिनेशन में होता है, और टेबल बनने के बाद उसमें, उस टेबल में डेटा स्टोर करना, है ना, डेटा डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, ये काम डेटा मैनिपुलेशन के अंतर्गत होता है। बस ये दो बात लिख देंगे तो इसका जो है डिफरेंस हो ही जाएगा। तो डिफरेंस कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंस आएगा आपका। आगे है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स पूछेगा बिल्कुल नहीं, इनकोडर्स, डीसीएल, ये सब नहीं। डीसीएल का केवल फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, बस। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्ट इनटू क्रिएट व्यू कमांड। ठीक है, ये सब इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस देखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आज तक कभी इस तरह का क्वेश्चंस आया ही नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चंस आता है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आपसे कहा जा रहा है 11th नंबर क्वेश्चन में, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर ए टू डी ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशन, यानी आपके टेबल का नाम स्पोर्ट्स है। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉलम है? देखिए, स्टूडेंट का नंबर है, स्टूडेंट का क्लास है, उसका नेम है, गेम वन, ठीक है, और ग्रेड। यहाँ पर देखिए सुधार करना होगा, यहाँ ग्रेड वन नाम का कॉलम रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर गेम टू नाम का कॉलम है, और यहाँ ग्रेड टू नाम का कॉलम रहेगा। तो यहाँ पर सुधार करना था क्वेश्चन पेपर में भी, ग्रेड वन नाम का और ग्रेड टू नाम का। जैसे गेम वन में जो ग्रेड आएगा, है ना, गेम वन में जो ग्रेड आएगा वो ग्रेड वन नाम के कॉलम में स्टोर होगा, और गेम टू में, है ना, गेम टू में जो भी ग्रेड आएगा वो ग्रेड टू नाम के कॉलम में स्टोर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि एक ऐसा टेबल है जिसमें स्टूडेंट दो तरह के गेम में क्या कर रहा है, दो तरह के गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, और दो तरह का गेम में उसको दो ग्रेड मिल रहा है। पहले गेम के लिए कोई ग्रेड मिलेगा, दूसरे गेम के लिए उसको ग्रेड मिलेगा। टेबल पहले समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए पहला स्टूडेंट का नंबर लिखा हुआ है, उसको रोल नंबर समझ लीजिए कि उसका 10 है, वो क्लास 7 का है, उसका नाम स्मिथ है। वो गेम वन चूज किया है क्रिकेट, और गेम वन यानी क्रिकेट में उसको बी ग्रेड मिला है। और गेम टू उसने लिया है स्विमिंग, यानी दो चीजों में भाग लिया है, क्रिकेट में भी भाग लिया है और स्विमिंग में भी भाग लिया है, और स्विमिंग में उसको ग्रेड मिला है क्या? ए मिला है। इसी प्रकार से बाकी स्टूडेंट के साथ भी वही है, सभी स्टूडेंट ने दो दो गेम लिया है और सभी को हर एक गेम में ग्रेड मिला है। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, ये टेबल आपको दे दिया जाता है, फिर आपसे बोला जाता है ना, जैसे आपसे सवाल पूछ रहा है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेड सी इन आइदर गेम वन और गेम टू और बोथ। आपसे कह रहा है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए। कंडीशन, उसको गेम वन में चाहे तो सी मिला हो, चाहे गेम टू में उसको सी मिला हो। ठीक है, तो देखिए सी मिलने वाला कौन कौन सा यहाँ पर आपका स्टूडेंट है, कोई भी गेम में हो सकता है। तो यहाँ सी मिला है, किसको मिला है? बीना को मिला है। फिर और भी कहीं सी मिला है, हाँ यहाँ सी मिला है, किसको मिला है? राजू को मिला है। यहाँ भी सी मिला है, किसको? अर्पित को मिला है। तो आपको जो है ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसके लिए आपको कमांड लिखना होता है। कमांड लिखना बड़ा इजी होता है। याद रखिएगा, जब भी कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि ये दिखाइए, ये डिस्प्ले कीजिए, है ना, डिस्प्ले कीजिए, तो डिस्प्ले के लिए हमेशा जो कमांड लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा? सेलेक्ट कमांड लगेगा। ठीक है, सेलेक्ट कमांड लगेगा। और सेलेक्ट के बाद फिर जैसे प्रश्न में कहा कि नेम चाहिए, तो ये कॉलम का नाम नेम लिख लेना है, सेलेक्ट नेम। ठीक है, सेलेक्ट नेम। उसके बाद ये लिखना है कि भाई ठीक है, नेम तो चाहिए, कहाँ से चाहिए? तो फ्रॉम लिख करके आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो आपके क्वेश्चन में ही टेबल का नाम स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स। क्या सभी का नाम चाहिए? नहीं, क्वेश्चन में पढ़िए, आपसे कहा गया है जिसका ग्रेड सी आया हो, चाहे गेम वन में चाहे गेम टू में। तो गेम वन के लिए ग्रेड किस में स्टोर हो रहा था? ग्रेड वन में। और गेम टू के लिए ग्रेड किस में स्टोर हो रहा था? ग्रेड टू में। तो कंडीशन लिखने के लिए वेयर लगता है। ठीक है, वेयर। तो सिलेक्ट याद रखिए, सिलेक्ट एक कमांड है। फ्रॉम और वेयर, वेयर ये सब क्या है? क्लाउज है। तो वेयर लिख करके कंडीशन ऐसे लिखा जाएगा, वेयर, वेयर ग्रेड, है ना, ग्रेड, ग्रेड वन यानी गेम वन का ग्रेड इज इक्वल टू सी। सी चूंकि एक लेटर है, इसको सिंगल कोट में करेंगे, है ना, और
और इस तरीके से ये सब आप चाहे तो एक सीधा लाइन में लिख सकते हैं। ये जो मैंने 3-4 लाइन में लिखा उसको एक सीधी लाइन में लिखिएगा, ठीक है। और ये निशान नहीं लगा देना है, सीधा सा आप एक लाइन में लिखिएगा। और दूसरा जो गेम है उसका ग्रेड, ठीक है, ग्रेड 2, उसमें भी क्या आया हुआ हो, सी आया हुआ हो, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर ग्रेड 1 में भी सी आया हो या ग्रेड 2 में भी सी आया हुआ हो, सभी का नाम बताओ, तो नाम बता दिया जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड 1 इन क्रिकेट। स्टूडेंट का संख्या बताना है, ठीक है। स्टूडेंट का संख्या बताना है जिसको क्रिकेट में ए ग्रेड मिला है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि क्रिकेट में ए ग्रेड मिला है, तो क्रिकेट जो है वो गेम 1 भी हो सकता है, गेम 2 भी हो सकता है, ठीक। तो देखिए क्रिकेट कहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पर इसको ए नहीं मिला है। फिर क्रिकेट कहाँ है, यहाँ है, इसको क्रिकेट में ए मिला है, तो ये एक स्टूडेंट काउंट हो जाएगा कि हाँ एक स्टूडेंट है जिसका गेम क्रिकेट है और उसको ए मिला है। इधर देखते हैं गेम 2 में, यहाँ स्विमिंग है, यहाँ क्रिकेट है और इसको भी ए ग्रेड मिला है। तो ऐसा 2 स्टूडेंट मिला जिसका गेम क्या है ना, गेम 1 चाहे गेम 2 क्रिकेट है और उसका जो ग्रेड है वो ए है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जब भी आपसे कोई जानकारी मांगा जाए हमेशा सेलेक्ट ही लिखते हैं, ठीक। चलिए आपके सॉल्यूशन से ही यहाँ पर लिखते हैं। आपके सॉल्यूशन में क्या है, संख्या मांगा है ना, पहले तो निकालने के लिए सेलेक्ट लगता है। गिनने के लिए कि कितने थे, तो गिनने के लिए एक फंक्शन होता है काउंट, है ना। एसक्यूएल में एक फंक्शन होता है काउंट, और काउंट के साथ हमेशा पैरेंथेसिस लगा करके, इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, एस्ट्रिक लगाइएगा, ठीक। उसके बाद ये गिनने का काम करेगा, कहाँ से गिनने का काम करेगा, फ्रॉम टेबल स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स नाम के टेबल में से। कंडीशन, क्या सबको गिन देना है, नहीं, तो फिर क्या लगेगा, आपका कंडीशन लगेगा वेयर, ठीक है। इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, वेयर। वेयर ये लिखना है, ठीक है, कंडीशन बड़ा है, ठीक है। वेयर ये होगा कि गेम 1 इज इक्वल टू क्रिकेट हो, है ना, एंड क्रिकेट भी हो, एंड उस गेम में उसको ग्रेड 1 मतलब उस गेम में, है ना, ग्रेड उस गेम में उसको ए मिला हो, ठीक। एक तो ये हो गया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि गेम 2 में भी उसका क्रिकेट हो, है ना, क्रिकेट को सिंगल कोट में लिखेंगे, याद रखिएगा, एंड ग्रेड 2 इज इक्वल टू ए, इस तरीके से। और लास्ट में सेमी कोलन लगता है, याद रखिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा इसका आउटपुट जो है थोड़ा गड़बड़ सा दिया हुआ है, इसको सुधार लेना आप लोग। यहाँ पर क्यों लिखता है कि ग्रेड 1 ए आया हो और गेम 2 क्रिकेट आया हो, ऐसा थोड़ी है। हम लोग को कोई भी गेम में, है ना, कोई भी गेम में क्या हो, उसको क्रिकेट हो और क्रिकेट के साथ साथ उसको ग्रेड ए भी मिला हो, तो कंडीशन, ये जो सॉल्यूशन जो होगा वो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको सुधार लेना, ये वाला सॉल्यूशन आप लिख लेना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सी नंबर। फिर से कहता है डिस्प्ले, याद देखिए जहां डिस्प्ले बोलेगा वहां पर सिलेक्ट लगाना है। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट, नाम मांगा है स्टूडेंट का, तो सिलेक्ट नेम होगा। हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2, आपको बताना है उस स्टूडेंट का नाम जिसका गेम 1 में भी वही गेम है और गेम 2 में भी वही गेम है। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, इसको समझने के लिए हम लोग टेबल में जा करके देखते हैं, तो आपको फिर पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं टेबल में कि ऐसा हो कि गेम 1 और गेम 2 दोनों में सेम गेम हो, ठीक। तो यहाँ क्रिकेट है, यहाँ स्विमिंग है, यहाँ टेनिस, यहाँ स्केटिंग है, यहाँ स्विमिंग, यहाँ फुटबॉल है, यहाँ टेनिस है और यहाँ भी टेनिस है। कौन सा स्टूडेंट है, बीना। तो बीना एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका गेम 1 में भी वही है और गेम 2 में भी वही है, जबकि आगे देखिए यहाँ पर बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों सेम गेम नहीं है, क्रिकेट और एथलेटिक्स ये सेम गेम नहीं है। तो कमांड कैसे लिखा जाएगा, हम लोग कमांड यहाँ पर देखें। यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, पढ़ दे रहे हैं, शायद विजिबल ना हो। सेलेक्ट नेम फ्रॉम
स्पोर्ट्स, सुनिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कम से कम सुनिए, सुन के कॉपी पे लिखने का प्रैक्टिस करना है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम 1 इज इक्वल टू गेम 2। उन स्टूडेंट का नाम बताइए जिसका गेम 1 में जो वैल्यू है इक्वल टू गेम 2 में भी वही वैल्यू है। तो गेम 1 इज इक्वल टू गेम 2, लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन स्टूडेंट देख रहे हैं उनके पास तो इसका गेस पेपर जरूर होगा। ठीक है, तो वहां पर क्लियरली देख सकते हैं, आपको केवल यहाँ पर सॉल्यूशन बता दिया जा रहा है। और कोई बात नहीं है, हाँ विजिबल नहीं है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन है जहां पर आपको क्वेश्चन, आपको जो है ये सारा कुछ विजिबल दिखाई देगा, है ना। एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रही है 5 मार्क्स के लिए रहेगा, याद रखिएगा। ये जो टेबल वाला जो आपको कराया जा रहा है ना, टेबल दे दिया गया है, आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ तो केवल 4 ही सवाल पूछ रहा है, ABCD। 5 मार्क्स के रूप में अगर पूछेगा तो हो सकता है कि यहाँ ABCDE, है ना, 5 पूछेगा। ठीक, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर आते हैं। डिस्प्ले द गेम टेकन अप बाय द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ A। आपसे कहा जा रहा है कि बताइए गेम, ठीक है, बताइए गेम, गेम का नाम बताइए जो किसी स्टूडेंट के द्वारा लिया गया हो और उस स्टूडेंट का नाम ए से शुरू हो रहा हो। ठीक है, ए से शुरू होने वाला, यानी स्टूडेंट का जो नाम होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, उसका पहला लेटर ए होगा। अब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पैटर्न के बारे में बात हो रहा है कि नाम का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि पहला लेटर जो है नाम का वो ए होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये स्मिथ है ना, तो पहला लेटर तो ए नहीं है, राजू नहीं है, कमलेश नहीं है, बीना नहीं है, अंजना इसका पहला लेटर ए है, और अर्पित इसका पहला लेटर ए है। तो उस स्टूडेंट का नाम बताइए जिसका पहला लेटर ए है। ठीक है, तो आइए, नाम नहीं बताना है एक्चुअली, क्वेश्चन में यहाँ पर गेम बताना है, यहाँ डिस्प्ले द गेम लिखा हुआ है ना, डिस्प्ले द गेम लिखा हुआ, गेम तो गेम 1 से भी बताना पड़ेगा और गेम 2 से भी बताना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हमको तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, लेकिन चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, सेलेक्ट गेम 1, ठीक है, गेम 1 भी बताइए और गेम 2 भी बताइए। ठीक है, सेलेक्ट गेम 1 कॉमा गेम 2, गेम 1 में पहला गेम और गेम 2 में उसी स्टूडेंट का दूसरा गेम होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट गेम 1 कॉमा गेम 2 फ्रॉम, कहां से, किस टेबल से, फ्रॉम स्पोर्ट्स, टेबल का नाम, वेयर नेम लाइक A%। अगर आपको विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं उस पूरे कमांड को जो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी D नंबर बता रहे हैं ना कि नाम ऐसा हो, इस तरह का क्वेश्चन बस एक ही बार एग्जाम में आया है। ठीक है, सेलेक्ट गेम 1 कॉमा गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर वेयर नेम, जहां पर नेम कैसा हो, नेम लाइक, लाइक एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, नेम लाइक, और यहां पर सिंगल कोट में A% और सिंगल कोट और लास्ट में सेमीकोलन। देखिए लाइक का मतलब होता है पैटर्न, पैटर्न मैच कराना। ठीक है, पैटर्न को मैच कराना, तो पैटर्न कैसा हो, लाइक ऐसा हो, A%। अब A% का मतलब समझिए, ए का मतलब तो ए तो होगा ही होगा, परसेंटेज का मतलब होगा कि इसके आगे कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकता है। परसेंटेज का मतलब आगे कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकता है, कितना भी संख्या में हो सकता है। जैसे A% में अगर हम कहें तो अर्पित, है ना, ऊपर नाम हम लोग देखे थे, और अनजना, अनजना, तो ये RPIT ये परसेंट के रूप में माना जाएगा, और यहाँ पर NJANA ये भी परसेंट के रूप में माना जाएगा। तो परसेंट का मतलब होता है सब स्ट्रिंग, यानी पहला लेटर तो यहाँ ए होगा, उसके आगे कोई भी कैरेक्टर्स हो सकता है, कितना भी संख्या में भी कैरेक्टर्स हो सकता है। तो ये टेबल पे आधारित एक प्रश्न था, इस तरह का प्रश्न का आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ये 5 नंबर के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अब केवल जितना भी मिलेगा इस गेस पेपर में सब टेबल वाला ही मिलेगा। राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर क्वेरीज A to D, यानी 4 क्वेश्चंस यहाँ भी पूछेगा,
ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल होता है, आपको मालूम है। तो एम्प्लॉय नाम का जो है टेबल है ना, इससे संबंधित कुछ सवाल है, उसके लिए आपको कमांड लिखना है। टेबल देख लीजिए, एम्प्लॉय, कौन कौन सा इसमें कॉलम का नाम है, नंबर, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का एरिया, एम्प्लॉय का एज, ग्रेड, और किस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, नेम के रूप में पंकज, शालिनी, संजय, राकेश, सूर्या, दिनेश, ये इनका सैलरी दिया हुआ है। ये एरिया दिया हुआ है, वेस्ट एरिया, साउथ एरिया, नॉर्थ एरिया, ईस्ट साउथ। उनका ये एजेस दिया हुआ है। उनका ग्रेड दिया हुआ है कि से भी उनका ग्रेड है। और यहाँ उनका डिपार्टमेंट है कि जो पंकज है वो सिविल डिपार्टमेंट का है, अगला जो शालिनी है वो इलेक्ट्रिकल की है, संजय भी सिविल का है, राकेश भी सिविल का है, सूर्या कंप्यूटर डिपार्टमेंट का है, और दिनेश मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। अब देखिए आपसे सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है इस टेबल के आधार पर, टू डिस्प्ले द नेम। डिस्प्ले के लिए क्या होता है, सिलेक्ट होता है, और क्या बोल रहा है, नेम बोल रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, सिलेक्ट नेम। कहाँ से, किस टेबल से, एम्प्लॉय नाम का टेबल से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। हु आर इन एरिया साउथ, तो कंडीशन लिखिए, कंडीशन लिखने के लिए तुरंत वेयर लगाना पड़ता है, वेयर एरिया। अब ये एरिया कॉलम का नाम है, याद रखिएगा, ये जो कॉलम है ना, कॉलम का नाम ही लिख, कंडीशन लिख करके कॉलम का नाम लिखा जाता है। तो वेयर एरिया इक्वल टू क्या है, सिंगल कोट के अंदर साउथ, और लास्ट में सेमी कोलोन। ठीक है, तो बड़ा इजी सा सवाल था आपका। ठीक है, तो याद रखिए डिस्प्ले के लिए सिलेक्ट कमांड होता है। अब बी नंबर जो सवाल है उसके ऊपर हम लोग जाते हैं। बी नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है उसको हम लोग पढ़े यहाँ पर, टू डिस्प्ले नेम एंड एज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हैविंग एज ग्रेटर देन 40। आपको बताना है उन सारे एम्प्लॉय का नाम भी बताना है और एज भी बताना है जिनका उम्र 40 साल से ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो देखिए कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनका उम्र 40 साल से ज्यादा है। तो ये 45 साल का पंकज, 52 साल का संजय, यही तो लोग तो हैं जो 40 साल से ज्यादा हैं। ठीक है, तो इनका नाम और एज बताना है, तो बड़ा इजी है। डिस्प्ले करना है ना, तो सेलेक्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट नेम कॉमा एज, क्योंकि नेम और एज दोनों मांगा था, तो दो कॉलम से जानकारी चाहिए, तो दोनों कॉलम लिखे कॉमा लगा करके, नेम कॉमा एज फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर, जहाँ की कंडीशन एज इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो जिस भी एम्प्लॉय का एज 40 से ज्यादा होगा उसका नाम और एज डिस्प्ले कर देगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सी नंबर, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, है ना, जिसका सैलरी 30,000 या 30,000 से ज्यादा हो, एंड लेस देन इक्वल टू 40,000, यानी 30,000 से लेकर के 40,000 तक का जो सैलरी है जिस भी एम्प्लॉय का, उसका लिस्ट दिखलाइए। देखिए लिस्ट का मतलब क्या होता है ना, लिस्ट दिखलाइए का मतलब होता है कि उसका, उस एम्प्लॉय का मुझको सब कुछ दिखाओ। ठीक है, उसका नंबर भी दिखाओ, नेम भी दिखाओ, सैलरी भी दिखाओ, एरिया, एज, ग्रेड और डिपार्टमेंट। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं ना कि सिलेक्ट लिखने के बाद आप चाहे तो कॉलम का नाम लिख दीजिए, सिलेक्ट नंबर कॉमा नेम कॉमा सैलरी कॉमा एरिया, या आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं, सारे कॉलम का नाम नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपको एक सुविधा दिया गया है कि सारे कॉलम के बदले आप एस्ट्रिक लिख दीजिए। एस्ट्रिक का मतलब हो गया सारा कॉलम के बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो देखिए आपका सॉल्यूशन में भी यहाँ पर उसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ देखिए सिलेक्ट एस्ट्रिक, है ना, यहाँ एस्ट्रिक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से, वेयर, कंडीशन देखिए कैसे लिखा गया, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, एंड ऑपरेटर है। ठीक है, इस ऑपरेटर को ऐसे लिखा जाता है, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है ना, एंड लेस देन इक्वल टू 40,000, और लास्ट में सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने जो कमांड लिखा है इससे क्या होगा, केवल उन्हीं एम्प्लॉय का लिस्ट आएगा जिसका सैलरी 30,000 से ज्यादा और 40,000 से कम है। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये टेबल में अक्सर देखने को मिल जाता है, इस तरह का प्रश्न पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दिखा था हालांकि, टू डिस्प्ले द एम्प्लॉयज नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज। यहाँ पर कह रहा है एम्प्लॉय का केवल नाम दिखाइए, लेकिन उम्र को, उनका उम्र डिसेंडिंग ऑर्डर में हो इस प्रकार से। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा
डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला एज का जो व्यक्ति है उसका नाम दिखाओ। तो आउटपुट लिखने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन आउटपुट में क्या होगा, जैसे 52 साल का कोई है, कौन है, संजय है, तो संजय का नाम जो होगा वो सबसे पहले दिखाएगा। उसके बाद देखिए 45 साल का पंकज है, उसके बाद पंकज का नाम, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कौन सा है, उसको 38 साल की शालिनी है, फिर शालिनी, ठीक है। 38 के बाद जो है फिर 35 साल का सूर्या है, सूर्या। उसके बाद जो है आपका दिनेश है, 34 साल का दिनेश है। और सबसे कम उम्र 29 साल राकेश का है। यानी आपसे सवाल ये कह रहा था कि मुझको ऐसा आउटपुट चाहिए कि नाम जो हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर बाय देयर एज है ना। एज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उस अनुसार नाम को सजाइए, क्यों नाम मांग रहा था, ठीक है। तो इसके लिए कमांड क्या लिखें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर देखने को मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, केवल नाम चाहिए, है ना। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, कंडीशन, यहाँ पर वेयर नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर वेयर नहीं लगेगा, यहाँ पर एक खास चीज लगता है जिसको हम लोग क्लाउज बोलते हैं। एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एज, DESC, यानी ऑर्डर बाय मतलब क्रम में सजाओ, नाम को क्रम में सजाओ। तो कैसे सजाओ, तो ऐसे सजाओ कि जिस भी एम्प्लॉय का एज सबसे बड़ा हो उस एम्प्लॉय का नाम सबसे ऊपर, उससे कम एज वाला का एम्प्लॉय का नाम उससे नीचे, उससे कम एज वाला एम्प्लॉय का नाम उससे नीचे। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय का मतलब होता है सजाना, और DEC का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, ठीक है। और वही अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछता है यहाँ पर, तो आप वहां पर ASC लिखते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग के लिए DESC लिखते हैं, असेंडिंग के लिए ASC लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर ये दो टेबल समझा दिया गया है, और इसी अनुसार आपको जो है प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SQL के बाकी का जो कमांड है उसको भी करेंगे। फिलहाल इतना ही।